संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो अंततः बुरा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग बुरे होंगे। सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। वॉइस ऑफ मानवता से जुड़ने वाले सभी श्रोताओं, सभी दर्शकों और आज के प्रोग्राम में आने वाले मेहमानों का बहुत बहुत मैं स्वागत करती हूँ। मिलिंद वानखेड़े जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ में वाघमेरे जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नमस्कार, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज यह हमारी जो सीरीज है संविधान को जानने के लिए चल रही है। वॉइस ऑफ मानवता का मतलब है मानवता की आवाज, और इस मानवता की आवाज को उठाने के लिए वॉइस ऑफ मानवता चैनल आप सभी के साथ है। और इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर करने वाले रवि माहे अंबेडकर जी और साथ में दिलबाग सिंह जी, इनको बहुत बहुत शुक्रिया कहती हूँ। और साथ में हमारे होस्ट, हमारे ऑर्गेनाइजर मेघराज सिंह जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। हमने इस सीरीज के माध्यम से संविधान को बहुत कुछ जानने का प्रयास किया है, साथ ही हम प्रस्तावना को भी परत दर परत और समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसी बीच हमने न्याय और स्वतंत्रता की अवधारणाओं को समझा, लेकिन आज हम समता की बात करेंगे। समता, वानखेड़े जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर समता क्या होती है। और जैसे हम दो शब्द सुनते हैं, समता और समानता, तो इन दोनों शब्दों में क्या कोई अंतर है? जैसे अंग्रेजी में भी हम सुनते हैं कि इक्वालिटी और एक इक्विटी होता है, तो इनमें क्या रिलेशन है और इसका क्या मतलब होता है? सामान्य जन इसको किस प्रकार से समझ सकता है? जी आंसर। संविधान में जो प्रियम्बल्स में शब्द आए समता और आपने कहा समानता, इसमें क्या अंतर है? वैसे एक दूसरे के समानार्थी शब्द है, लेकिन उसके और ज्यादा डिस्क्रिप्शन में जाते हैं और उसका विश्लेषण करते हैं तो समता के अलग अलग मायने होते हैं। मतलब वो फिर वो जाते हैं आर्थिक क्या समता है, क्या शैक्षणिक समता है, या इसके बाद मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना, पॉलिटिकल रूप से समानता है क्या। जैसे एक एग्जांपल से ज्यादा अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। जैसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान सभा को जब 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा को जब संविधान सौंपा था, तो उन्होंने एक आगाह किया था कि आज से हम लोग दोहरी व्यवस्था में प्रवेश करने जा रहे हैं। कि हमने जो वोट का अधिकार दिया है, यानी कि एक राजा हो या बहुत लखपति इंसान हो या जिनके पास बहुत पैसा हो या बहुत पावरफुल इंसान हो, उसकी वोट के वैल्यू भी एक है। और जो सामान्य गरीब है, मजदूर है, या बिल्कुल ही वो चीज है, उसकी भी वोट की वैल्यू वन है। मतलब वन वोट वन वैल्यू। लेकिन क्या समाज के अंदर इसको प्रस्थापित करने के लिए जो समाज में गैर बराबरी है, जैसे आर्थिक असमानताएं हैं, सामाजिक असमानताएं हैं, जाति प्रथा जिसको ऊंच नीच की भावना है, ये जब तक गैर बराबरी दूर नहीं कर सकते तब तक वो चीजें नहीं हो सकती। इस संदर्भ में अगर हम समानता की बात करें तो ये अभी संविधान के जो उद्देशिका में है, इसको अभी पाने का प्रयास सब लोग संघर्ष कर रहे, तब जाके मिली, अभी मिली नहीं है। सबको समानता हासिल हुई नहीं है, क्योंकि हजारों साल की गुलामी है ये चीज। तो जैसे कि हमारी प्रस्तावना में जितने भी हमने ये रख रखे हैं अवधारणाओं को, ये सभी हमारे लक्ष्य या अपेक्षाएं हैं जिन्हें संविधान के माध्यम से हम पाने का प्रयास करते हैं। तो ये हमें दिशा देते हैं एक तरीके से। वाघमेरे जी, हाँ जी, वाघमेरे जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे हम संविधान की प्रस्तावना में समता शब्द पढ़ते हैं, तो उसके साथ में हमें प्रतिष्ठा और अवसर की समता की बात करते हैं। ये प्रतिष्ठा क्या होती है? प्रतिष्ठा का मतलब हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से सोचता है, बोलता है, लेकिन आखिर संविधान किस रूप में प्रतिष्ठा को परिभाषित करता है या प्रतिष्ठा को किस रूप में देखता है? जी सर। वाघमेरे जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, आप कृपया करके अपना माइक ऑन कर लीजिए। जी, प्रतिष्ठा का तात्पर्य ये है कि मानव के जीवन में जो हर मुमकिन बेहतरी हो सके, उसके लिए सरकार की जवाबदारी जिम्मेदारी है कि वो वैसे कार्य करे, भले ही वो अनार्थिक हो
ये शासन को अगर लगता है कि जैसे शिक्षा का क्षेत्र है, अगर उसमें बेहतरी लाना है तो समाज के हर वर्ग को वो समान अवसर मिले, जिससे मानव जीवन की जो मौलिक प्रतिष्ठा है वो प्रस्थापित हो सके। इस संदर्भ में प्रतिष्ठा ये शब्द है। और अवसर, अवसर ये दो शब्द हैं समता के आगे, यानी कि प्रतिष्ठा और अवसर की समता को ये हमें एक तरीके से नागरिकों को दिलाने का प्रयास करते हैं। तो अवसर की समानता किस प्रकार? अवसर की समानता के संदर्भ में संविधान निर्माताओं का ऐसा मानना है कि बिना लिंग, जाति, राज्य मतलब रहवास जहाँ है, उसका भेदभाव किए बिना हर मुमकिन ऐसे प्रयास किए जाए जिसके माध्यम से हमारे लोगों को अवसर मिले, और अवसर अगर मिलेंगे तो उस मुकाम को हासिल करने में जहाँ पर हम गैर बराबरी का शिकार हो रहे हैं और हमें जातिगत रूप से, सामाजिक रूप से अपमानित किया जाता है, तो वो वैसा नहीं होगा अगर अवसर की समानता सारे भारत के निवासियों को मिलती है तो। हमारे साथ एक और मेहमान गोलाई भोपाल से जुड़ गए हैं, तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। जैसे कि हम संविधान और उसकी प्रस्तावना की चर्चा कर रहे हैं, तो समता के ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो हमारे संविधान में हमें प्रतिष्ठा और अवसर की समता दिलाने का प्रयास किया गया है, तो हम इसका अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। तो क्या अर्थ होता है प्रतिष्ठा और अवसर की समता? जी सर, अनिल जी। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता मतलब प्रतिष्ठा यानी एक व्यक्ति जब जन्म ग्रहण करता है तो उसका एक सेल्फ इमेज भी होता है, एक सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, तो उसको एक प्रतिष्ठित होने का एक अवसर मिले, अवसर की समानता मतलब वो जितना प्रोग्रेस करना चाहिए अपने लाइफ में उसको अवसर मिले, किसी भी कारण से, कास्ट के कारण, धर्म के कारण या अन्य किसी कारण से उसके अवसर को न रोका जाए। यानी कि जो प्रतिष्ठा की जी जी जो प्रतिष्ठा की जो समानता है वो अवसर की समानता के ऊपर है। यानी कि प्रतिष्ठा को हम एक तरीके से समान नहीं कर सकते, केवल अवसर समान। सही मतलब है क्या आपका? जी जी यहाँ पर एक और चर्चा वानखेड़े जी से मैं जानना चाहूंगी कि जैसे हम बोलते हैं एक और जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का ओकार लाल बजाज का, तो वो कहा था कि असमान लोगों के साथ जो समान व्यवहार है वो असमानता है और असंवैधानिक है। तो क्या गोलाई जी आपका माइक थोड़ा सा रिपीट हो रहा है, बंद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट के बारे में कुछ पूछ रहे हैं आप? मैं पूरा क्वेश्चन नहीं समझ पाया। ओकार लाल बजाज का जो क्वेश्चन सर इतना है कि मतलब उन्होंने कहा था कि जो असमान लोग हैं उनके साथ समान व्यवहार असमानता है, तो और आरक्षण का मुद्दा भी शायद यहीं से निकलता है। तो इन सब चीजों की पृष्ठभूमि क्या है हम आपसे समझते हैं। नहीं, इसकी पृष्ठभूमि का मतलब ये है कि असमान लोगों के साथ समान व्यवहार नहीं किया जा सकता, ऐसा सुप्रीम। तो ये उनका कहना था कि देखिए ऐसा है कि ये उनका किस रेफरेंस में कहा मुझे नहीं पता, लेकिन संविधान निर्माताओं का इसके पीछे जो आशय है, असमान लोग तो कोई भी देखेंगे तो एक जैसे लोग तो दो लोग भी एक घर में बहन भाई भी अगर एक ही माँ के पेट से पैदा होते और एक ही समय में होते ना, जिसको हम लोग जुड़वा बच्चा होते, वो भी उसमें भी हर एक इंसान यूनिक होता है। तो उस रेफरेंस में वो चीजें अलग है, लेकिन यहाँ संदर्भ ये है कि उनके साथ अपॉर्चुनिटी क्या मतलब एक समान लोग, समान तो कोई होता नहीं ना। मतलब अगर देखा जाए बुद्ध का जो प्रिंसिपल है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, तो इसका मतलब ही ये होता है कि ये कोई सर्वज्ञ नहीं है और एकदम लोएस्ट नहीं है। मध्यम मार्ग अपनाने का मतलब ही ये होता है कि घर में अगर 4 बच्चे हैं या 2 बिटिया भी है तो सबका आईक्यू एक जैसा नहीं होगा, सबकी फिजिकल कंडीशन वैसा नहीं होगी, सबकी मेंटल सोचने का तरीका एक जैसा नहीं होगा। तो इसलिए हम उसको एक समान नहीं कर सकते, मतलब वो एक जैसे हो गए या उनमें कोई डिफरेंस है ऐसा डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। वो इंडिविजुअल क्वालिटी के ऊपर होता है। लेकिन यहाँ बात इंडिविजुअल की ना होकर सामाजिक
सामाजिक पृष्ठभूमि की बात है। जिन लोगों को अवसर नहीं मिला है या जिन लोगों को अभी तक पढ़ने लिखने का अवसर नहीं मिला, या जो चीजें है कि किसी क्षेत्र में युद्ध कला में, विद्या कला में पारंगत होने का अवसर नहीं मिला, तो वो लोग को जब अवसर मिलता है तो वो लोग अपनी गुणवत्ता का अपना प्रदर्शन करके उसको भी बिट करते हैं। पूर्वानुमान नहीं लगना चाहिए, इसलिए ये चीजें हैं। इसलिए ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि असमान लोगों के साथ उस तरह का व्यवहार करना, इस संदर्भ में बात को समझ सकते हैं। ये इस मतलब प्रश्न उसी संदर्भ में था, जैसे कि हम महिलाओं को, बच्चों को या दिव्यांग जनों को या जो निचली जाति के जो लोग होते हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े होते हैं, उनको जब आरक्षण की बात आती है तो वो असमानता नहीं कहलाती, वो सकारात्मक असमानता हो सकती है या नहीं नहीं, उन्हें उसके समानता नहीं नहीं, दिखाई जाती है। उसको दूसरी भाषा में, संवैधानिक भाषा में उसको प्रतिनिधित्व कहा गया है। आर्टिकल अगर आगे हम लोग पढ़ेंगे, आर्टिकल 14, 15, 16 जो है, ये केवल उनको जो भागीदारी दे रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन इन बिहाफ ऑफ अवर कम्युनिटी। महिलाओं की अगर संख्या 50% है तो उनकी 50% भागीदारी होना चाहिए। अगर कोई फिजिकली डिसेबल है, मेंटली डिसेबल लोग हैं और उनकी कमर मतलब इतनी संख्या है, तो उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना गरिमामय रहते, ये इस रेफरेंस में है। वो तो उनके फंडामेंटल राइट्स है, जिसको हम लोग मूलभूत अधिकार बोलते हैं, वो चीजें हैं। तो ये इस रेफरेंस में नहीं है कि वो एम्प्लॉयमेंट है या नौकरी है या उसको गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम है, ये नहीं है। ये राइट्स है, मौलिक अधिकार है, इसलिए उसको मौलिक अधिकारों में शामिल किया गया है। ये इस अर्थ में आप समझ सकते हैं। वाग्मेरे जी, अब हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसे हम न्याय, स्वतंत्रता और समता की बात करते हैं, तो क्या ये न्याय, स्वतंत्रता और समता को इस क्रम में प्रस्तावना में जगह दी गई है, तो क्या ये इनकी प्राथमिकताओं को भी दर्शाता है? जी वाग्मेरे जी। सर एक बार रिपीट करेंगे। न्याय, स्वतंत्रता और समता की जो अवधारणाएं हमें प्रस्तावना में देखने को मिलती है, तो क्या जी वो जो अवधारणाएं हैं वो उनकी प्राथमिकता के क्रम को भी दर्शाता है? जैसे हम किसी चीज को अपनी प्रायोरिटी पे रखते हैं कि सबसे पहले हमें ये अचीव करना है, तो ये अगर प्रस्तावना में इनको ये क्रम दिया गया है तो इसके पीछे कोई उद्देश्य रहा होगा या यूं ही मतलब? जी सर। देखिए सर, भारत का जो बहुत बड़ा तबका था, ये अधिकारों से वंचित था। और जो वंचित समाज था, उसको अधिकार दिलाने का काम भारत के संविधान के निर्माताओं ने किया। तो वो जो नहीं था वो दिलवाया गया भारत के संविधान के माध्यम से। भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, लेकिन वास्तव में बहुजन समाज को और बहुतेरे जो भारत का मूल निवासी समाज था, उसको कोई अधिकार प्राप्त नहीं हुए थे। वास्तव में वो 26 जनवरी 1950 को अ, भारत के संविधान के माध्यम से हमको हक अधिकार प्राप्त हुए। और उसमें संविधान निर्माताओं ने हर वो प्रयास किया जिसके माध्यम से इन व्यक्ति की जीवन की उच्चता को ले जाया जाए, उनकी गरिमा को बढ़ाया जाए, और बिना जाति भेद, लिंग भेद, स्थान या मूल स्थान जहाँ वो पैदा हुआ, इसको उसको जो दरकिनार करते हुए व्यक्ति की गरिमा को और सर्वोच्चता को बढ़ाने का काम हुआ है। और समता समानता ये इसी क्रम में इंगित होता है कि किसी तरह से भी आपस में भेदभाव किए बिना वो सारे अधिकार बहाल किए जाए। और ये संविधान के माध्यम से न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका का ये दायित्व बनाया, ऐसा इंगित किया गया है कि इनको हक अधिकार इनको सुरक्षित करें। लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। जी वाग्मेरे जी। अ, इसी संदर्भ में अनिल जी आपसे भी विचार लेना चाहेंगे कि क्या इनके क्रम का कुछ औचित्य है? जैसे न्याय, फिर स्वतंत्रता, फिर समता, अगर इनके क्रम का कोई औचित्य हो या आगे पीछे भी अगर रख सकते थे, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि मतलब हम जब संविधान में बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं
तो वो जो चीजें पहले लिखी होती है वो ज्यादा हमारे देश के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, उन्हें अचीव करना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, पहले उन्हें प्राथमिकता दी जाती है। तो क्या इनके संदर्भ में भी क्या है? प्रश्न थोड़ा सा एक बार वो रिपीट करिए, प्रश्न को और थोड़ा जैसे सा न्याय, रिपीट करिए। ठीक है, हाँ न्याय, स्वतंत्रता और समता इस क्रम में हमें प्रस्तावना में देखने को मिलती है। तो क्या इनका क्रम कुछ कहता है, मतलब इनका कुछ औचित्य है, या फिर ये मतलब यूजुअली ऐसे ही लिखती है? नहीं नहीं नहीं, इसका औचित्य है। जस्टिस जो है, इसमें जस्टिस में फर्स्ट जो चीज आती है वो सोशल आती है, फिर सोशल के जी बाद आता है इकोनॉमिक्स, और उसके बाद आता है पॉलिटिक्स। जस्टिस, जी सोशल, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स। तो सोशल से रिलेशन है कि सामाजिक, सबसे पहले व्यक्ति को सामाजिक समता, सामाजिक सम्मान मिलना बहुत जरूरी है। जब सामाजिक सम्मान मिलेगा तब उसका इकोनॉमिक डेवलप होगा, और जब इकोनॉमिक डेवलप होगा तभी वो पॉलिटिक्स ढंग से कर सकेगा। नहीं तो अभी आप देख रहे होंगे कि पॉलिटिक्स तो लोग कर रहे हैं, अगर वो इकोनॉमिक से बराबर अगर नहीं है, उनका सोशल बराबर नहीं है, तो वो गुलाम बन गए। तो मतलब वहां संविधान सभा में भी नहीं बोलते ना संसद में भी बोलते। मतलब तो बाबा साहब ने ये जो सीक्वेंस लिखा है उसके पीछे का रीजन है कि मेंटली रूप से फ्रीडम हुआ आदमी शेर जैसे दहाड़े वहां जाके, कुछ भी अगर गड़बड़ हो, मतलब वो 100 पे भारी हो एक आदमी वहां पर जाके संसद में जाके, ये उसका मतलब है पॉलिटिक्स का। जी। तो इसका सीक्वेंस में है आपने, सोशल। जी हाँ, अम्बेडकर जी ने भी कहा था कि अगर सामाजिक समानता स्थापित नहीं होगी तो राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई औचित्य नहीं रहेगा। कोई मतलब नहीं, जी, तो सामाजिक और इकोनॉमिक आपने, अगर नहीं है, उन्होंने कहा जो था कि सीक्वेंस है सामाजिक और आपने, इकोनॉमिक अगर स्वतंत्र नहीं है तो पॉलिटिक्स का, इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। जी जी, क्योंकि ये आज आज आप, ऐसी उदाहरण आप देख रहे हैं ना, बिल्कुल शराब के लिए वोट बिक रहा है, लोग साड़ी के लिए, तो लाडली बहना के लिए, उनको लगता है कि 1,000 रुपये मिल रहा है उसके लिए वोट दे दो। तो क्या है ये, है कि नहीं, जैसे धर्म के आपने नाम इस पर। जी, जो प्रश्न का आपने उत्तर दिया वो प्रश्न से अलग था, लेकिन आपकी बात सही थी। जैसे प्रश्न ये था कि जैसे न्याय है, उसके बाद स्वतंत्रता है, और फिर समता की हम बात करते हैं, विभिन्न प्रकार के न्याय और स्वतंत्रता और समता की बात करते हैं, लेकिन क्या इनके क्रम का भी औचित्य है? जैसे वहां औचित्य दिखा हमें कि इस प्रकार से रहेंगे तभी हम अपना उद्देश्य पा सकेंगे, तो इसमें भी अगर कुछ हो तो आप वो बताइए। मा- आपकी आवाज नहीं आ रही। माइक माइक म्यूट कीजिए, अच्छा, माइक अनम्यूट। जस्टिस 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 के बाद लिबर्टी जो आती है। तो देखिए, ठीक है, जब 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 न्याय मिलेगा तभी तो वो थॉट का जो है लिबर्टी है, स्वतंत्रता, स्वतंत्र ढंग से वो सोच सकेगा। जब उसका मेंटल लेवल बहुत अच्छा रहेगा तब वो थॉट उसके अच्छे होंगे, तब उसका एक्सपीरियंस अच्छा होगा, तब उसका बिलीफ अच्छा होगा, तब उसका फेथ अच्छा होगा, और तब उसकी उपासना अच्छी होगी, वर्शिप अच्छी होगी, है ना। तो ये फर्स्ट फर्स्ट चीज है, ये जब कंप्लीट करेगा वो सेकंड में आएगा। नहीं तो ये गुलाम आदमी, थॉट की स्वतंत्रता नहीं होगी उसकी जो थॉट बंधे रहेंगे। जैसे आपने देखा होगा कि ये गुलाम व्यक्ति है, उसको बोला जाता है कि भाई राम मंदिर वहां जा रहा, राम मंदिर के ऐसा हो रहा, तो वहां आदमी दौड़ पड़ता है एकदम से, उसको लगता है अरे राम मंदिर का मुद्दा है, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा है, तो वहां दौड़ पड़ता है। उसके थॉट गुलामी वाले थॉट होते हैं, आजादी वाले थॉट अलग थॉट होते हैं, है ना। आजादी वाले थॉट के लिए उसका पहले बेस तैयार होना जरूरी है, क्योंकि क्या होता है कि अगर आप एक बड़ी अगर बिल्डिंग बनाना चाहते हो तो उसका नींव जो है ना, नींव सही होना चाहिए। अगर नींव सही गड़बड़ है तो बिल्डिंग नहीं बन पाएगी। ऐसा अगर हमको समाज का स्ट्रक्चर क्रिएट करना है तो उसका बेसिक स्ट्रक्चर ठीक होना चाहिए, उसका सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटी के स्ट्रक्चर सही होगा तो फिर यहाँ की न्याय व्यवस्था, सारी चीजें कंट्रोल में आना चालू हो जाए। तब वो ढंग से बात कर पाएगा व्यक्ति, अपना एक्सप्रेशन दे पाएगा, अपने बिलीफ उसका सही हो जाएगा, उसका फेस सही हो जाएगा, उसकी वर्कशीट उपासना सही हो जाएगी, सारी चीजें मतलब वो एक फ्रीडम के तहत आ जाएगी, लिबर्टी के तहत आ जाएगी। सर जैसे अभी बाकी न्याय की बात आई, जी सर, बाकी सीक्वेंस का भी इक्विलिटी, औचित्य स्टेटस है। एंड अपॉर्चुनिटी पर हमने बात कर ही ली जी, है ना। तो जैसे न्याय की बात आई, तो क्या आपको लगता है कि जो ये अपेक्षित था संविधान से या अपेक्षित था सरकार से हमारे देश से, तो वो न्याय को स्थापित करने में कामयाब हो पाए हैं? कहाँ तक जो हमारे देश में मतलब न्याय न्याय को पाया न्याय, है? न्याय, न्याय के नाम से मैडम न्याय कब होगा कि जब इंडियन जुडिशियरी का भी आईएएस आईपीएस जैसे एग्जाम होगा। अभी तो करीबन ये मान के चलिए कि 20-25 जो परिवार के लोग हैं वही जुडिशियरी के अंदर में, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर में कंट्रोल करके बैठे हुए हैं। और अभी अभी आप देखिए कि
न्याय का वो सब कैटेगराइज वाला उन्होंने ये दिया, उनके ओपिनियन ही आजकल वो न्याय की व्यवस्था में ये हो रहा है। मतलब न्यायाधीश जहां पर बैठे हुए हैं वो बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि वो न्याय देने के बजाय अपने ओपिनियन को ही न्याय बता रहे हैं, और जनता सोई हुई है। जनता भारत की सोई हुई, उसको पता ही नहीं हो रहा है कि क्या हो रहा है लोकतंत्र के अंदर। तो जो अंग्रेजों ने जो कहा था ना कि भाई इनके पास न्यायिक चरित्र नहीं है, जिन लोग आज न्यायाधीश बने हुए हैं इनके पास न्यायिक चरित्र नहीं, इसलिए उनको न्यायाधीश नहीं बनाया जा सकता। आज उन्हीं लोगों ने न्याय को कंट्रोल करके रखा है, और बड़े षड्यंत्र के साथ एससी एसटी ओबीसी यहाँ के जो मूल निवासी लोग हैं, माइनॉरिटीज है पूरा, उसको बाहर रखा गया है सुप्रीम कोर्ट से, कॉलेजियन सिस्टम के माध्यम से हो या षड्यंत्र करके हो। और ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। दुर्भाग्य तो हम भाग्य वाग्य तो मानते नहीं है, लेकिन हम ये कहते हैं कि हमारा वर्ग पढ़ा लिखा है लेकिन शिक्षित नहीं है। पढ़ा लिखा और शिक्षित होना बहुत अंतर है, क्योंकि अगर ये जागृत होता ना तो ये एक न्यायाधीश की ऐसी है नहीं कि वो कुछ भी बोल दे। जिस पोस्टर पे बैठा वहां पे उसकी बहुत जिम्मेदारी होती है आदमी को, जिस चीज को उसको वहां पर बिठा दिया जाता है बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। आज न्याय की बात करें तो ये जो हमारे पीएम माननीय मोदी जी ने अभी लाल किले से जो बैंकों के एनपीए के बारे में बात किया और बोला कि हमारी ऊर्जा ग्रीन ऊर्जा और हम इंडिया को ऐसी इकोनॉमी बना रहे हैं और 5वें नंबर की इकोनॉमी, और मतलब जो वो जिस प्रकार के आंकड़े दे रहे हैं। लेकिन अगर मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ तो यहाँ के मुख्यमंत्री हो या आ, हमारे पीएम हो या अन्य दूसरे बड़े लीडर हो, महाराष्ट्र के अंदर में जाके आदिवासियों की, इधर के एमपी के बच्चे, आदिवासी के बच्चे 25-25 हजार में बेचे जा रहे हैं, लेकिन किसी ने उसको मुद्दा नहीं बनाया कि आज मानव की तस्करी होने लग गई। मतलब मध्य प्रदेश इतना गरीब हुआ ट्राइबल के माध्यम से, कोई आवाज नहीं उठती है, तो न्याय कहाँ हुआ है भाई? यहाँ की जनता का वैल्यू क्या मुर्गे बकरे है क्या कि जिनको काटने के लिए बेच रहे हो? यहाँ तो सीधा सीधा कितना बड़ा अगर इशू देखा जाए तो 25 हजार में बच्चा ले जाओ बोल रहे हैं, और उस बच्चे की आंख एक एक अंग की कितनी कीमत है? करोड़ों की कीमत है। मतलब आप देखिए कि मानव तस्करी के भी मुद्दे बन रहे हैं यहाँ पर, तो कहाँ न्याय हुआ? न्याय के मामले में तो मैं नहीं समझता इधर न्याय है। अभी तो सब गड़बड़ चल रहा है, पूरा का मामला ही पूरा गड़बड़। क्या क्या धर्म समस्या के है? नाम पे जी, जी। अनिल जी, हम आपके पास फिर आते हैं। अभी वाग्मेरे जी के इसी पर विचार लेते हैं। अ, वाग्मेरे जी, आपको क्या लगता है कि आज के समय में न्याय व्यवस्था की स्थापना में कौन-कौन सी समस्याओं का या कौन-कौन सी चुनौतियों का सामना देश कर रहा है? आपका माइक ऑन कर लीजिए प्लीज। सर बेसिकली जो न्याय व्यवस्था जो है सर, उसमें और क्या बेहतर किया जा सकता है, ऐसा आपका सवाल है ना? नहीं, अभी चुनौतियाँ मतलब जैसे हम अच्छा, क्योंकि चुनौतियाँ अचीव क्या नहीं कर क्या पाए क्या ना न्याय चुनौतियाँ आ रही? व्यवस्था को। ठीक है, ठीक सर। जी, जी। जैसे कि अभी हम इससे पूर्व चर्चा कर रहे ही रहे थे कि कलकत्ता में जो इंसिडेंट हुआ है वो सबको पता है। तो वो भी न्याय व्यवस्था को कहीं न कहीं एक तरीके से खारिज करता है कि न्याय कहाँ बचा। तो आप इसकी चुनौतियों को कौन-कौन सी महत्वपूर्ण चुनौतियाँ हम देख रहे हैं? उसके बाद हम फिर उसके समाधान की ओर रुख कर सकते हैं। जी, सर, न्याय व्यवस्था कैसी होना चाहिए, तो मैं बाबा साहब के अ, उनके कथनों पर मैं थोड़ा बोलना चाह रहा हूँ। बाबा साहब से जब पूछा गया कि आपको ये न्याय व्यवस्था, न्याय सिस्टम जो आप तैयार कर रहे थे, इतना बड़ा संविधान बना रहे थे, तो आपको ये कोई बहुत ज़्यादा परेशानी हुई होगी। तो उन्होंने सीधा कहा था कि मैं, जो शिवाजी महाराज हैं, उनकी माँ, जो राजकाज और शासन व्यवस्था चलाती थीं, उनकी माँ का नाम मैं भूल रहा हूँ थोड़ा। तो उस तरह से मैं उसको सामने रखते हुए जब मैं काम किया तो मुझे अपने आप वो बहुत आसान हो गया। सर, क्या है कि अभी न्यायपालिका रिजर्व माते का जो शेड्यूल तैयार किया गया भारत के संविधान में, तो ये तय किया गया था कि जिस तरह से सम्राट अशोक के ज़माने में, बुद्ध के काल में सर, जब सर, नदी सर, के अभी ऊपर से। जी, थोड़ा जी, आज के समय में क्या चुनौतियाँ आ रही है? प्रश्न मतलब वो जानना चाहते वर्तमान परिप्रेक्ष्य में चुनौतियाँ ये हैं कि हैं। संक्षेप में बताओ। देश में देश में कॉलोजियम है। जी, कॉलोजियम जी। के माध्यम से न्यायाधीश चुने जाते हैं।
और ये न्यायाधीश ने जैसे कोई वसीयत लिख दी हो कि बाप बनेगा, फिर बेटा बनेगा, और नाती का भी उसका उसमें सिलेक्शन तय हो जाता है। वो जाति आधारित ये न्याय व्यवस्था हो गई है भारत में। उच्च न्यायालय हो चाहे सर्वोच्च न्यायालय हो, निम्न अदालतों में जैसे जिले की अदालतों में उतना वो नहीं है, लेकिन हमारे जो न्यायाधीश हैं उन पर भी एक तरह से बहुत सारी पाबंदियां होती है। अगर आपका कोई न्यायाधीश मित्र होगा तो उससे पूछिए कभी, ST SC OBC का न्यायाधीश, कि वो काम कैसे करता है। तो वो बहुत ज्यादा दबाव में काम कर रहा है, इतने दबाव में काम कर रहा है कि वो वास्तविक रूप से अगर न्याय करना चाहे तो संभव नहीं है उसके लिए। तो ये भारी चुनौती चुनौती जो है, ये जाति व्यवस्था है जो न्यायपालिका में पूरी तरह से हावी हो गई। और जो बड़े लोग हैं, रसूखदार लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, वो सबूतों ये को बात है। मिटाना उनके लिए बहुत आसान हो गया है। और जिस परिप्रेक्ष्य में हम देख रहे हैं कि कलकत्ता में पूरा का पूरा एक जन सैलाब आया और वो हॉस्पिटल को तहस नहस कर दिया, मतलब उसके सबूतों को छेड़छाड़ किया गया। ये हमारे समाज के साथ बहुत सारा हो रहा है। विगत यूपी की घटनाएं अगर देखें तो वो तो जिंदा ही जला दिया, वो जला ही दिया, मतलब सुपुर्द भी नहीं किया उनके शव को, हमारी बेटी के शव ठीक है को। तो इस तरह से ये अब हम जी धन्यवाद सर। अभी हम वानखेड़े जी के और उनके विचार भी इस विषय पर लेते हैं। सर जैसे कि ऐसा हम सुनते हैं, तो क्या ये भारत भारत के संदर्भ में भी जस्टिस हमें मतलब डिले ही रहती है? ऐसा मैंने सुना है कि मतलब जब तक अगर एक भी केस ना आए और अगर सारे जितने पेंडिंग केसेस है उनको अगर हम सोल्व करने की कोशिश करें तो 300 साल हमें लग जाएंगे उसमें। तो ये जो डिले है जस्टिस का, ये किस तरीके से जस्टिस को डिनाइड करता है? देखिए, ऐसा है कि न्यायपालिका जिसको बोलते हैं ना हम लोग, जो जुडिशरी, ये ब्राह्मण तंत्र में तब्दील हो गई है। ये न्यायपालिका नहीं, ये ब्राह्मण तंत्र हो गया है, जिसको मतलब दूसरी भाषा में, अंग्रेजी में ब्राह्मणोक्रेसी बोल सकते हैं उसको। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हैं तो अभी किसी जाति ने कहा ही है कि ब्राह्मणों के अंदर जुडिशियस कैरेक्टर नहीं होता है, न्यायिक चरित्र जिसको बोलते हैं, कि वो निष्पक्ष न्याय करने का उनके अंदर माइंड सेट ही नहीं है, ऊपरी माइंड सेट है। तो ऐसे लोगों ने क्या किया है कि इस रेफरेंस से बताना चाहूंगा, संवैधानिक जो व्यवस्था है, जैसे हमारे देश में IAS IPS बनते हैं, संघ लोक सेवाएं गए, अभी तो उसको भी बाई को कर दिया है, लेकिन अब प्रोविजंस है ऑलरेडी। आर्टिकल 312 में प्रोविजन है कि देश के अंदर जैसा प्रशासनिक व्यवस्थाएं चलाने के लिए कमीशन होगा, अपॉइंटमेंट करेंगे, उसी तरह जुडिशियल कमीशन भी होना चाहिए। संविधान के इतने वर्षों बाद भी वो चीजें लागू नहीं की। एक बार पिछले बार प्रयास किया था, लेकिन क्या हुआ कि वो जो जजमेंट आया, गुप्ता वर्सेस वो जिसको कॉलेजियम सब बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट के ही जजेस, मतलब मैं ये बताना चाहता हूँ कि सिस्टम ऐसा क्यों हुआ। उसके कॉज रूट में अगर जाएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि दुनिया में ऐसा नहीं है। दुनिया की जो न्यायपालिका है उसको अपॉइंटमेंट करने का जजों के हाथ में सभी तो नहीं है प्रोविजन। उनको दूसरी जो हम लोग बोलते हैं ना, पार्लियामेंट आने जो एग्जीक्यूटिव है या विधायिका, उसको अपॉइंटमेंट करती है। लेकिन भारत में क्या किया है, जुडिशरी ने जुडिशरी के अपॉइंटमेंट का ही अथॉरिटी अपने खुद के हाथ में ले, जिसको कॉलेजियम बोलते हैं। दुनिया में ऐसा नहीं है। दूसरी चीजें हैं जस्टिस के संदर्भ में, अगर हम कहीं इंग्लैंड की बात करें, अमेरिका की बात करें, अन्य जो देश में बात करें, वहां जस्टिस होता है, न्याय। भारत में जो चीजें होती है, जज क्या करते हैं, अपना जजमेंट देते, ओपिनियन, दैट इज ओपिनियन। तो ये फर्क है। जजमेंट परिपूर्ण तभी होगा जब सारे पक्षों को देखकर उसका आप न्याय करोगे। यहाँ न्याय नहीं होता, यहाँ पूरा ओपिनियन होती है। और ये भारत की न्यायपालिका जब तक रिप्रेजेंटेटिव नहीं बनेगी, जिसमें समाज का प्रतिनिधित्व नहीं होगा, SC OBC माइनॉरिटी और सभी वर्गों का, तब तक न्याय नहीं हो सकता। क्योंकि यहाँ विशेष वर्ग का आप देखते होंगे 650 से ज्यादा जजेस हैं, वो किसी एक कुछ ही घराने के लोग हैं। इसकी वजह से समस्या है, इसकी वजह से नहीं, मैं जो बताना चाह रहा हूँ, ये लोअर जुडिशरी की प्रॉब्लम नहीं है। हर एक राज्यों के अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, लोअर कोर्ट है, वहां प्रॉब्लम नहीं है। वहां का संवैधानिक व्यवस्था में बराबर वर्किंग है, क्योंकि वहां भागीदारी मिल चुकी है।
लेकिन हायर जुडिशरी जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में है, उसमें बिल्कुल ही वो लोग भागीदारी नहीं होने से नंबर ऑफ केसेस पेंडेंसी पड़ी हुई है और इसकी वजह यही है, एकमात्र कारण है। जैसे अभी हमने न्याय व्यवस्था की चुनौतियों को समझने की कोशिश की, क्योंकि इन सब में से जैसे हमने देखा भी था कि न्याय, स्वतंत्रता और समता में ये जो क्रम है इसका कुछ औचित्य है। तो जिसमें न्याय आया तो ये प्राथमिकता भी दर्शाता है हमारे प्रस्तावना की, तो हमने भी इसको प्राथमिकता देते हुए इसके ऊपर पुनः विचार किया। तो इसकी चुनौतियों को हमने समझा, जैसे कि कॉलेजियम व्यवस्था को आपने कहा, जातिवाद को कहा, और साथ में जो उसकी विलंब की समस्या है वो भी हमने कही। तो अब मैं संक्षेप में हमारे सभी मेहमानों से इसके मतलब उपाय आप क्या सोचते हैं कि क्या किया जाना चाहिए, संक्षिप्त में सर एक एक का मैं ओपिनियन आपका लेना चाहूंगी इसे। मेरा तो ओपिनियन ये है कि ऑलरेडी संविधान में ये सारी बातें लिखी है, केवल उसको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। क्योंकि सत्ता के केंद्र में संविधान को नहीं मानने वाले, मानव के अधिकारों को नहीं मानने वाले लोग बैठे हुए हैं, अन्यायकारी लोग बैठे हुए हैं, जिसको लोग दूसरी भाषा में ब्राह्मणवादी बोलते हैं, मनोवादी बोलते हैं। क्योंकि जब संविधान लागू नहीं हुआ था, मनुस्मृति का कानून था, तो आज भी अगर कागज में नहीं है लेकिन व्यवहार में है। व्यवहार में आप देखते होंगे कि संविधान ने आर्टिकल तो 13 है, बहुत सारी चीजें को पाबंदी लगा दी, अंधविश्वास नहीं फैलना चाहिए, साइंटिफिक टेम्परामेंट निर्माण होना चाहिए, लेकिन चीजें ऐसी पढ़ाई जाती है। और नई इकोनॉमिक पॉलिसी, आप एजुकेशन की बात करेंगे तो वो जानबूझ के ऐसा पढ़ाया जा रहा है, तो माइंडसेट क्या होगा? तो इसीलिए इस तरह की जब तक उसमें काबिज नहीं होते, चारों अंगों पर हमारी भागीदारी नहीं बढ़ती, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, और साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं होता, नया-नया रिसर्च जब तक समाज के सामने नहीं आता, लोग जागरूक नहीं होते, तब तक ये समस्या बरकरार रहेगी। हालाँकि इस दिशा में सामाजिक संगठन, अन्य संगठन काम कर रहे हैं। आपका भी एक प्रयास है संविधान के माध्यम से जो सीरीज़ चला रहे हैं, एक लोग जागरूक हो, ये एक सराहनीय प्रयास है और जागरूकता इसी माध्यम से आएगी, लोग जागृत होंगे और जीतेंगे। हार नहीं होने वाली है, जो हमको मिला है वो आगे ही बढ़ता रहेगा, इसलिए निराश होने की ज़रूरत नहीं है इस संदर्भ में, है ना? जी। धन्यवाद, धन्यवाद वानखेड़े जी। अब हम वाग्मेरे जी, आप क्या सोचते हैं, संक्षिप्त में आप अपने विचार रख सकते हैं। मतलब जुडिशियल सिस्टम में जो चुनौतियों की हमने चर्चा की, उनको क्या सुझाव देना चाहेंगे, किन उपायों को हम अपना करके इन्हें और बेहतरता की ओर ले जा सकते हैं? वाग्मेरे जी, संक्षिप्त में सर, अपने भारत सुझाव। के संविधान में भारत के संविधान में लॉ कमीशन की व्यवस्था है। उसके माध्यम से प्रतिनिधित्व जो है वो आरक्षण के माध्यम से 100% कर दिया जाए उसको। प्रतिनिधित्व तो सारे लोगों को दी जाए, ऐसा नहीं है कि एसटी, एससी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोगों में लॉ की का ज्ञान या उसकी समझ, बहुत सारे सीनियर्स लोग हैं जिनको कानून की जानकारी है और जो योग्यता है न्यायाधीशों की नियुक्ति की, तो वैसे योग्य लोग लाखों के तादाद में आज मिल रहे हैं लॉ के क्षेत्र में। तो अगर ऐसा किया जाता है तो प्रतिनिधित्व तो सारे लोगों को मिलेगा और फिर उसमें सामाजिक ईमानदारी आएगी और उसके आधार पे ये लॉ की जो व्यवस्था है ये सुधर जाएंगे। जी। धन्यवाद सर। अब हम अनिल जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप क्या सुझाव देना चाहेंगे हमारे जुडिशियल सिस्टम को? मैं ये सुझाव देना चाहूंगा कि अगर मैं एक एग्जांपल देके बात बताऊंगा कि एक जैसे एक भूमि है, खेत है, खेत से हम अच्छी फसल चाहते हैं, तो खेत से अच्छी फसल चाहते हैं, तो वो खेत में क्या होता है कि वो पूरा उसकी अच्छी मशागत करनी पड़ती है, उसमें घास वगैरह वो बाहर निकालना पड़ता है। इसी प्रकार से उसके अंदर जब बीज डाले जाते हैं तब अच्छी फसल होती है, उसकी देखभाल भी करनी पड़ती है। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारा भी जो ब्रेन है वो एक भूमि जैसा है। यहाँ पर जो ब्रेन के अंदर में धर्म के नाम से, जाति के नाम से, वर्ण के नाम से, अंधविश्वास के नाम से, भूत प्रेत के नाम से जो इस ब्रेन को गुलाम बनाने वाली संस्था है, जो लोग है, उसके प्रति पहले लोगों को अवेयर करना पड़ेगा। और जब वो फ्रीडम थॉट आएगा उसके अंदर में, तब कभी हम बेसिक लेवल पे काम करना चालू करेंगे। नहीं तो क्या होता है कि गुलाम दिमाग है ना, जिसके अंदर कचरा पड़ा है, उसके साथ में आप कितनी भी अच्छी बातें डालो उसको नहीं समझ में आए। तो पहले बेसिक पे हमें काम करना पड़ेगा। और इसके लिए जैसे कि हमें मेडिटेशन भी रोज करना चाहिए, मैं करता हूँ। सुबह उठ के मेडिटेशन करना चाहिए, अच्छे थॉट हमारे ब्रेन को देना चाहिए, क्योंकि हमें सबसे पहले इंटरनल क्लीन करना है, अच्छी किताबें पढ़ना चाहिए,
अच्छे संगोष्ठी के अंदर में जाना चाहिए, पॉजिटिव ऐसा डिबेट डिस्कशन होते रहना चाहिए जैसे आपने आज किया है। इससे थॉट प्रोसेस होता है और हमारे लोगों को बोलने की बहुत आदत है। हमें कोई आरएसएस वाले या अन्य जो लोग हैं या दूसरे ब्राह्मण है उनके सामने ज्यादा बकबक नहीं करना चाहिए। हमें उनको क्वेश्चन पूछना है, आइडियाज लेने चाहिए, हमारे चीजें नहीं देना चाहिए उनको। उनको ज्ञानवान बनाने की जरूरत नहीं, उनसे समझने की जरूरत है उनके दांवपेच किस प्रकार से चल रहे हैं और क्या करना चाह रहे हैं। क्योंकि हमें उनके षड्यंत्र को समझ के उनके षड्यंत्र को जब तक हम फेल नहीं करेंगे तब तक समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय वाली व्यवस्था हम लागू नहीं कर सकते। और ये हमारी जिम्मेदारी है बेसिकली, क्योंकि हमारे बाबा साहब ने जब कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया और ये देश की स्वतंत्रता हमें मिली है, वो काय के लिए मिली है? हमें इसलिए मिली है कि हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए हम एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके रखें, केवल जॉब पाने के लिए नहीं है। हम लोग वहां पे प्रतिनिधि बन के जाए कहाँ पर और अपनी आवाज को बुलंद करें, क्योंकि लोग केवल इकोनॉमिक ढंग से सोच रहे हैं कि मेरा मकान बन गया, मेरी ये हो गया, गाड़ी आ गया, बंगला आ गया। यहाँ तक नहीं, हमें जन जागृति वाला काम करना है, रात दिन करना है। और तब तक करना है कि जब तक हम पूरी कंट्रोलिंग नहीं डाल दे सिस्टम, संविधान के अनुसार जब तक ये देश काम नहीं करे तब तक हम सोना भी नहीं है ना सोने देना है लोगों को। जी जी, धन्यवाद सर। जैसे हम इस सीरीज के माध्यम से क्या कर रहे हैं कि संविधान के बारे में हम जानें, उनकी अवधारणाओं को समझें और उनकी चुनौतियों को समझें कि वो क्यों इम्प्लीमेंट होने में कहीं कहीं दिक्कत दे देती है। तो उनकी क्या आवश्यकताएं हैं, चुनौतियां क्या है, और आप जैसे जो पढ़े लिखे और अच्छे ज्ञानवान लोग हैं, इनके उपायों को हम जनता के सम्मुख रख सके, ताकि विचारों से विचार बनते हैं। तो आप अपने विचार रखेंगे, उन विचारों को कोई दूसरे अपने विचार में मिलाकर कोई और अच्छा उपाय भी हम खोज सकते हैं। तो हम इसका कंक्लूड कर देते हैं, तो समझने वाले को आसान होता है। जैसे हमने चुनौतियों को कंक्लूड किया था, उसी तरीके से अब जैसे उपाय हमने खोजे, आपको जानने का प्रयास किया, तो उसमें हमें उपायों में ये देखने को मिला कि सबसे पहली बात तो ये कि हमें संविधान में जो बातें लिखी गई हैं, उनको इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है। उसके अलावा सर ने बताया, वाघमेरे जी ने, कि जो अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोगों की हमारे देश में कमी नहीं है, लेकिन वो अपॉइंट नहीं हो पाते हैं, तो जुडिशियल सिस्टम में उनको लाने की आवश्यकता है। उसके साथ आपने बताया इंटरनल क्लीनलीनेस होनी चाहिए, या फिर आप में विचारों की क्षमता होनी चाहिए। मतलब आप अपने विचार, जब थॉट प्रोसेस, फ्रीडम ऑफ थॉट आपको होगी, तब आप उसको समझ पाएंगे और तब आप अच्छे तरीके से ये जान पाएंगे कि न्याय आखिर कैसे स्थापित करते हैं। तो इस तरीके से हम न्याय व्यवस्था में कुछ और बदलाव ला सकते हैं, और एक कॉलेजियम व्यवस्था को भी जातिवाद का मतलब उसमें से थोड़ा हटा करके कोई न्यायाधिकरण की बात वानखेड़े जी सर ने की थी, तो वो भी हमारे उपाय के रूप में हम देख सकते हैं। अब अगला मुद्दा हमारे प्रस्तावना में। जी सर। एक मिनट मैं बात करना चाहता हूँ। देखो, जात पात का जो मसला चलता है ना, इसमें भारत में बहुत गंभीर मसला है। ये एक आतंकवाद से भी ज्यादा खतरनाक है जात पात का मसला। आतंकवाद जो जात पात का फैला हुआ है, नोबल गिरा देता है इंसान का। और खास करके जो हमारे ST SC OBC के लोग हैं, ये अपने आप को कहने के जात में फंसा हुआ है कि उलझावा समझ के हम उसमें फंस गए हैं, क्योंकि कोई भी इनको जात पात के नाम से पुकारता है तो ये इनका मनोबल गिर जाता है, नीचे अंदर से टूट जाते हैं। तो मैं इतना कहना चाहता हूँ इसके ऊपर, जो यहाँ पर जो मनवादी लोग बैठे हैं, या वो तो इसमें सबसे ज्यादा दुखी जो भारत में है वो ब्राह्मण लोग हैं। वो परेशानी जो भरे हुए इंसान है, वो अपनी सारी परेशानियां निकाल निकाल करके थोड़ी थोड़ी करके सबको बांटते रहते हैं। तो ये जात पात का जो मसला है, ये उनकी एक परेशानी का एक अंग है। तो इसको अगर किसी ने हमें जानवर के मतलब कोई छोटी जात का बोल रहा है, तो हमने भी अपने आप को मान लिया अपने छोटी जात का, हम छोटी जात के हैं, तो ये असर यहाँ पड़ता है इसके ऊपर, इंसान के ऊपर, जब हम मान लेते हैं इसको। जब हम अपने आप को मानेंगे ही नहीं, हम जात पात से बाहर निकले, हम तो इंसान हैं, हम आजाद हैं, हम जो है ना एक राजा हैं, हम भिखारी नहीं है। तो हमने उनकी बात को नहीं मानना। सबसे बड़ी बात है कि ब्राह्मण जो इसमें भारत के अंदर है, ये विश्व के अंदर सबसे बड़े अधर्मी इंसान है। इनका धर्म का कोई ज्ञान नहीं है। उनकी बात को का बुरा मानना या अच्छा मानना, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। उसको बात को मानिए ना आप, वो क्या बोलते हैं। तो खास करके जो जात पात में फंसे हुए लोग हैं, इनको बाहर निकलने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है। अगर सच को ईमानदारी से, मतलब सच्चाई और ईमानदारी को सचमुच ही अपनाएंगे, तो ये 99% जो मानसिक बीमारियां हैं, जात पात है, छुआछूत है और जो भेदभाव है, ये खत्म हो जाएंगे। जब ये खत्म हो जाती है ना इंसान, फिर आदमी नॉर्मल हो जाता है, अंदर से जात पात खत्म, तो आदमी हो जाता है नॉर्मल। तो नॉर्मल आदमी जो है ना, बहुत कुछ समझता भी है और सोचता भी है, तो वो माइंड ओपन हो जाता है उसका, वो सब कुछ फिर अच्छा करता है। तो मैं यही कह सकता हूँ कि जात पात को एक
थोड़ा सा दुख मान करके उसको भुला दीजिए कि जात पात कुछ भी नहीं है। जब तक इसको नहीं अंदर से निकाल कर दूर नहीं फेंकेंगे, तब तक ये ना तो दिमाग सही काम करेगा, ना बॉडी सही काम करेगी, क्योंकि दिमाग के ऊपर असर करते जात पात ये। तो जात पात से जो है ना, दिमाग जब जिसका दिमाग ब्लॉक होता है तो उसका फिर सारा कुछ मतलब ऐसा रहता है, शरीर भी ब्लॉक रहता है, दिमाग भी, सब कुछ उसका ब्लॉक होता है। तो दिमाग को ओपन करने के लिए सच्चाई ईमानदारी से वो कर सकते हैं। दिमाग वहां से नॉर्मल होगा तो मन भी फिर आदमी का शांत रहेगा और शरीर भी शांत रहेगा। तो मैं उम्मीद के साथ में कहता हूँ कि जात पात को निकालने का सबसे आसान तरीका सिर्फ एक ही है, सच्चाई और ईमानदारी से काम करे तो ये निकल जाएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू मेघराज जी। अब हम अपनी प्रस्तावना को और समझते समझते व्यक्ति की गरिमा पर आते हैं। मतलब प्रस्तावना में व्यक्ति की गरिमा शब्द का प्रयोग किया गया है, वो प्रोवाइड करवाने की बात हमारी प्रस्तावना, हमारा प्रियम्बल हमसे कहता है। तो व्यक्ति की गरिमा क्या होती है सर? मिलिंद वानखेड़े जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी। और ये प्रतिष्ठा से किस प्रकार अलग है? जैसे हमने ऊपर प्रतिष्ठा की बात की थी, उसके बाद हम गरिमा की बात करते हैं, तो क्या इन दोनों में कुछ अंतर है, या फिर मतलब व्यक्ति की गरिमा से क्या आशय है? नहीं, दोनों समानार्थी शब्द है। गरिमा का दूसरा अर्थ अगर हम सिंपल सी भाषा में अगर देखेंगे तो जिसको हम लोग वो मान सम्मान बोलते हैं ना, सेल्फ रिस्पेक्ट, या कोई हमारी रिस्पेक्ट करे। लेकिन क्या होता है, जैसे अभी मेघराज जी ने कहा, ये जाति की वजह से, जैसे अभी शब्द प्रयोग हुआ ना, छोटी जात, ऊंची जात, नीची जात, तो साइकोलॉजिकली उसके अंदर जितना मनोबल ही गिर जाता, मतलब मनोबल गिराने वाला प्रोग्राम है। तो इसीलिए जो अभी जो आपने शब्द प्रयोग किया ना, प्रतिष्ठा, गरिमा, डिग्निटी, ये मान सम्मान से जुड़े हुए शब्द है, क्योंकि इंसान है। पहली बात तो इंसान है, तो इंसान के अंदर, उसके अंदर ब्रेन है, ब्रेन है तो सोचने समझने की क्षमता है। देखिए, अगर अच्छे एग्जाम्पल से समझाया जाए तो जानवर और इंसान में अगर क्या फर्क है, अगर कोई किसी को पूछे, तो जानवर भी पैदा होते हैं, जानवर भी भोजन करते हैं, वो भी अपनी संतति को आगे बढ़ाते हैं और अंततः वो भी मर जाते हैं। लेकिन इंसान के अंदर क्या होता है, एक ब्रेन है, दिमाग है, फिर भावना, इमोशन जुड़े होती है। तो वो विचारों से क्या होता है, कभी उसको कोई बुरे विचार से ठेस पहुंचते हैं, जैसे ऊंच नीच, छोटी जात, बड़ी जात, तो उसके अंदर वही भावना हो गया, वो नॉर्मल नहीं रहता, उसको एबनॉर्मल बनाने की प्रक्रिया है, जो ब्राह्मणवाद है, मनोवाद। इंसान को इंसान न रह के उसको जानवर बनाने वाली प्रक्रिया है। और जानवर इसलिए भी कहता हूँ कि जो जाति है, जो शब्द है ना जाति, ये जानवर में होती है, इंसानों में नहीं होती है। तो जो जानवर वाली प्रथा है, ब्राह्मणों ने इंसानों के अंदर पैदा की, मतलब उसको जानवर बनाया, इंसान माना ही नहीं है। इस संदर्भ में उसका अगर रेफरेंस संविधान में जो चीजें आई है, व्यक्ति की गरिमा, प्रतिष्ठा, मान सम्मान से जुड़ी हुई चीजें, तो पहले उसको इंसान बनाया गया। तो इंसान है, वो इंसान मानेगा, फिर सोचने लगेगा, तो फिर वो आगे सारी स्टेप्स आती है। इस संदर्भ में उसको समझना होगा। मतलब कितनी डीपली चीजें हैं कि इंसान तो है धरती पर, इंसान जैसा दिखता है, लेकिन उसको क्या बोलते हैं, मुर्दा इंसान बना दिया। इसलिए कभी कभी मेघराज जी कहते हैं ना, जिंदा इंसानों की जरूरत है, तो वो जिंदा इंसान बनाने वाली बात है। वो उस संदर्भ में, उस रेफरेंस में हो प्रतिष्ठा, गरिमा की बात। जी, वानखेड़े जी। हमारे साथ एक और मेहमान डॉक्टर उमेश जी जुड़े हुए हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगी कि वो भी अपना माइक और कैमरा ऑन कर ले, ताकि उनके विचारों को भी हम ले सकें। जी उमेश जी। मैडम, मेरी थोड़ी जैसे हम तबीयत खराब है आज। जी, मेरा थोड़ा तबीयत खराब है, मैं आज सुनूंगा सिर्फ सबसे। ओके, आई एम कोई बात नॉट नहीं, वेल टुडे। कोई बात नहीं। तो वाग्मेरे जी, आपके विचार इस संदर्भ में क्या है? मतलब व्यक्ति की गरिमा से आप क्या समझाना चाहेंगे? वाग्मेरे जी, आपका माइक। जी सर। सर, जो मानव जीवन है उसकी सर्वोच्चता के लिए जितना भी किया जाए, वो पहल अ, शासन प्रशासन की ओर से होना चाहिए, जिससे मनुष्य को मनुष्य होने की गरिमा पैदा हो, और उसको जितना भी उच्च बनाया जा सके उसके प्रयास किए जाए। इस संदर्भ में ये भारत के संविधान की प्रस्तावना में ये शब्द जोड़ा गया जी। है। बस यही। क्या नाम है टीना, मैं एक बात और बताना चाहता हूँ। मैं जो शायद मेरे बारे में पता नहीं क्या सोचते हो आप लोग।
मैं कहाँ पर पैदा हूँ मैं बता देता हूँ। पहले मैं जो चमार बोलते हैं ना, इसको ब्राह्मण लोगों ने चमार का नाम दिया है, हरामखोरों ने। उसमें बिरादरी में पैदा हुआ था मैं, मेरे माँ बाप को चमार बोलते थे। तो मैंने उसको चमार जाति से बाहर निकल करके जब तक उसमें रहा तब तक मेरे को समझ में नहीं आई मैं क्या, मतलब कहाँ घूम रहा हूँ, क्या कर क्या रहा हूँ। तो जब मैंने चमार जाति से निकल करके बाहर देखा तो ये किताब जो लिखी मैंने, हम करेंगे जात पात और नस्लवाद का सर्वनाश। ये देखिए, एक किताब है मार्केट के अंदर घूम रही है, इसमें किताब ये इसके ऊपर अमेजोन के ऊपर भी पड़ी है। तो ये जात पात का हम कर, जात पात और नस्लवाद का हम करेंगे सर्वनाश। मतलब ये जो किताब है इतनी डेंजर किताब है कि जो भी इंसान पढ़ेगा इसको तो जात पात के कभी उसको नजर नहीं आएगी उसकी लाइफ में, क्योंकि जात पात एक मानसिक बीमारी का नाम है। तो हम मैंने अपने अंदर से निकाल करके उसको फांसी पर टंगा दिया है, खत्म कर दिया है, समझ लीजिए। तो ये जो जब तक ये नहीं निकलेगी तो गरिमा कहाँ से आएगी। और ये भारत की खास करके मैं बोल रहा हूँ आपको, वो चाहते कि उनकी, हर एक आदमी चाहता है कि उनकी इज्जत करें। खास करके जो ST SC को, OBC के लोग सोचते हैं कि हमारा सम्मान करे। कौन करेगा सम्मान किसी का? सम्मान जिसके पास नहीं है उससे आप सम्मान की उम्मीद करते हैं। ब्राह्मणों के पास सम्मान कहाँ है? वो तो अपमान से भरे हुए लोग हैं, तो वो सम्मान कहाँ से करेंगे आप लोगों का? जिसके पास में जो चीज होगी वही देगा आपको। तो उनसे सम्मान की उम्मीद मत करें। आप अपने अंदर ऐसा सम्मान पैदा करें ताकि दूसरे लोग आपको खुद ब खुद सम्मान करें। क्योंकि उनसे उम्मीद है, वो जब उम्मीद करके बैठे, कांटोगे पेड़ सम जो है फल की उम्मीद कर बैठे हैं। और जो फल फिर कहाँ से मिल जाएंगे फल? तो भाई हमारे दोस्त हैं पर मुंबई में रहते हैं, फिल्म में काम करते हैं। वो कहते हैं ये लोग हमसे नफरत बहुत करते हैं। तो मैंने कहा भाई उनके अंदर जब प्यार है ही नहीं तो फिर आपको प्यार कहाँ से देंगे? उनके अंदर नफरत भरी पड़ी है। तो ये देखे ध्यान से कि हमारे अंदर क्या है, हम किस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले गरिमा को बढ़ाने के लिए, अपने आत्मसम्मान को बढ़ाने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए अपने आप को जागरूक करना होगा। और जागरूक 3 चीजों से होता है, जैसे मैं तो मैं जुबान का पक्का, ईमान का पक्का और वक्त का पक्का। जब इंसान होता है तब आदमी की गरिमा भी सही रहती है, इंसान के सम्मान भी बढ़ता है। जब आदमी यहाँ से जुबान का कच्चा और ईमान का कच्चा और वक्त का कच्चा होकर चलता है ना उसकी इज्जत करता है कोई, ना उसकी कोई अपना गरिमा बढ़ती है। तो ये जुबान के पक्का, ईमान का पक्का, ये जो मिलन जी बैठे हैं, हम इनको शुरू में बोल देंगे आप जिंदे इंसान, पहले भी जिंदे इंसान मिले हैं। क्योंकि जिंदे इंसान वही मिलते हैं जो अपनी जुबान के पक्के होते हैं, ईमान के पक्के होते हैं। तो हमने एक इसके ऊपर एपिसोड भी दिया था, स्टार्ट की आज की मुलाकात जिंदे लोगों के साथ। जिंदे हम उन्हीं को मानते हैं जो सच बोलना जानते हैं, वरना चुप रहना तो मुर्दे भी जानते हैं। तो आप देखो मुर्दे कितने हैं, सच्चे कितने हैं, जिंदे कितने हैं। तो थैंक यू जी, शुक्रिया, धन्यवाद। सर अब हम राष्ट्र की चर्चा करेंगे। राष्ट्र क्या होता है? तो अनिल जी, मैं आपसे इस संदर्भ में विचार लेना चाहूंगी, क्योंकि कई बार हम बोलते हैं कि भारत हमारा राष्ट्र, कई बार बोलते हैं देश। तो देश और राष्ट्र 2 अलग-अलग शब्द हैं। तो क्या ये दोनों अलग-अलग होते हैं, या हमने प्रस्तावना में जिस राष्ट्र शब्द का प्रयोग किया है वो राष्ट्र का क्या तात्पर्य है? जी सर। राष्ट्र यानी, देखिए ये शब्द गरिमा से स्टार्ट होता है। जो जी। स्टार्टिंग है ना, कि व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने की, ये पूरा जी, सेंटेंस जी। एक्चुअल में है ना। सेंटेंस पूरा है, तो लेकिन वो राष्ट्र शब्द का अर्थ समझाने के बाद उस सेंटेंस को आप समझाना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो इसमें राष्ट्र की एकता, राष्ट्र की एकता, तो क्या होता है कि किसी भी कंट्री को तरक्की करने के लिए, मतलब कंट्री यानी देश, देश देश यानी केवल भूभाग नहीं होता, जमीन का भाग नहीं होता, जी। वहां के रहने वाले लोग, और रहने वाले लोगों की थॉट प्रोसेस ऐसी हो कि वो डिवोटेड हो, अपने देश के प्रति डिवोटेड हो, उसको अपना माने, तब वो राष्ट्र बनता है। देश तो कई सारे हो सकते हैं, लेकिन राष्ट्र वो होता है कि वो अपना माने उसको, अपनी भूमि माने, हाँ मेरी भूमि और मेरा यहाँ पर मेरा जन्म हुआ है, उसको गर्वान्वित महसूस करे, वो राष्ट्र। देश यानी हम कई भी देश में घूम सकते हैं, इस देश में गया, उस देश में गया, अपन बोलते हैं ना मैं उस देश में गया, तो देश एक बहुत बड़ी चीज हो गई है ना। वहां पे कोई अपना नहीं होता है, अपने नहीं, लेकिन राष्ट्र यानी हमारा अपना होता है। तो मेरा ओपिनियन यही है कि राष्ट्र का जी सर। मतलब कि जो हम अंगीकार करते हैं उसको, वो जी। राष्ट्र। और कुछ इसी जानना संदर्भ चाहते में हैं? अभी सर आपके पास फिर आएंगे। आपका धन्यवाद। अभी वाग्नेरी जी, आप क्या सोचते हैं राष्ट्र के बारे में? राष्ट्र क्या होता है राष्ट्र के संदर्भ में? जी सर।
इसको इसका जो अंग्रेजी वर्ड है सर, राष्ट्र का स्टेट। जी स्टेट का मतलब कोई राज्य नहीं बोल रहे हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, जी ये जी नहीं है। स्टेट का मतलब होता है राष्ट्र। उसको राष्ट्र हिंदी में बोले, स्टेट अंग्रेजी में। अनिल जी माइक तो अनम्यूट कर। जो देश है वही स्टेट ऐसा कहा जाता है। इसका फायदा भी उठाया जा रहा है नाजायज रूप से। कि जो न्यायपालिका है उसमें ये लिखा है, बोलते कि स्टेट में रिजर्वेशन है। तो जी ये इसका गलत इंटरप्रिटेशन किया गया और उसमें रिजर्वेशन जानबूझ के फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो स्टेट का मतलब जो होता है वो राष्ट्र होता है। राष्ट्र मतलब देश होता है। देश मतलब वो सारा भूभाग, वहाँ के रहने वाले लोग, वहाँ के जी पशु पक्षी, वहाँ के जल जंगल जमीन तालाब, वो सारी जो संपत्ति है वो स्टेट में आती है, राष्ट्र में आती है। जी जी सर, धन्यवाद सर। वानखेड़े जी, आप क्या सोचते हैं इस पर? राष्ट्र, हाँ, और अगर राष्ट्र और देश में कुछ अंतर होता है तो उस अंतर को भी स्पेसिफाइड आप कर सकते हैं, ताकि हाँ, सामान्य देखिए जनता और हमें भी समझ में आए। देश के अंदर देश जिसको बोलते हैं देश की एक अपनी भौगोलिक सीमाएं होती है, जिसमें नदी है, पहाड़ है, सारे जंगल है, उसके जी अंदर खनिज पदार्थ है, तो ये सारा मिलकर एक देश हो गया। जिस भूभाग में एक बाउंड्री बना दी, वो देश हो गया, जिसको दूसरी भाषा में कंट्री बोलते हैं। अब दूसरी भाषा में आप बोले राष्ट्र यानी नेशन। जी देखो जी अंग्रेजी में भी शब्द है नेशन जी और कंट्री। अब जैसे कि पूर्व वक्ता ने बताया, अनिल जी ने बताया कि उसी रेफरेंस को अगर ज्यादा एक्सप्लेन करके बताया जाए तो राष्ट्र केवल मात्र देश, जंगल, पहाड़, नदी, नाले, ये राष्ट्र नहीं होता। उसमें रहने वाले जो मानव है, इंसान के साथ पशु पक्षी, जितना एनवायरनमेंट भी है, साथ साथ में वो जो धरती है ना, हमारा जो देश है, उसमें ऑक्सीजन लेने के लिए पर्याप्त हवा होना चाहिए, सारी चीजें होना चाहिए, उसका बैलेंस इम्बैलेंस नहीं करना। और सबसे बड़ा उसमें मानव प्राणी इंसान जो व्यक्ति है, उसकी जो गरिमा आती है, जो उन्होंने शब्द कहा गरिमा, तो ये कब बनेगी? ये तब बनेगी जो उसको, उस धरती को, जिस भूभाग में वो रहते हैं, उसको अपना मानेंगे, अपना धरती अपनी, बोलते हैं ना, अपना देश माने, अपना अपनत्व वाली जो बात आएगी, तब उस हिसाब से उस देश का विकास करेंगे, लोगों को अपना मानेंगे, तो वो राष्ट्र होता है। मतलब लोगों की जन भावनाएं, लोगों के कल्याण की बात, एक दूसरे की क्या बोलते हैं, वो दूसरी भाषा में हम बोलते हैं ना कि हमारे केवल राइट ही नहीं है, हमारा कर्तव्य भी है कि दूसरे के प्रति क्या व्यवहार करेंगे, तब जाके एक जी जी। राष्ट्र का निर्माण होता है। इस वानखेड़े जी, तो क्या इसे हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो देश है वो एक भौगोलिक अवधारणा है और जो राष्ट्र है एक भावनात्मक अवधारणा है? नहीं, भावनात्मक अवधारणा नहीं कह सकते उसको। जीवन जीने के लिए जो मूलभूत जरूरतें है, मानवाधिकार जिस पे लागू किया 1948 के जो ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन, जो यूनाइटेड नेशन है, और हमारे संविधान के प्रेम्बल में भी वही चीजें हैं, फंडामेंटल राइट्स में। तो इसको भावनात्मक चीजें नहीं है, मतलब व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु के दौरान, ये आने वाली जनरेशन के लिए भी जो चीजें की रिक्वायरमेंट है, बुनियादी चीजों की रिक्वायरमेंट है, और वो चीजें अगर नहीं मिलती है तो उसमें राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता। देश हो सकता है, देश में तो बोलते हैं ना, नंगे भूखे लोग भी रह रहे, सारी चीजें भी रह रहे, लेकिन वो लोग, अगर किसी को सेंसिटिविटी नहीं उस बारे में कि हमारे यहाँ पर सड़क के किनारे, रेलवे के किनारे, प्लेटफॉर्म पे लोग, कितने लोग नंगे भूखे भी सो रहे हैं, उनको 2 टाइम का खाना नसीब, और उधर बड़े बड़ी 5 स्टार होटल में कितने खाना वेस्ट जा रहा है, तो इसको हम राष्ट्र नहीं कह सकते, उसको देश बोल सकते हैं। इस संदर्भ में अगर जी देखेंगे कि ये जो चीजें हो रही है, तो वो उस तरह की जागरूकता नहीं है। लेकिन ये तो इसके लिए, इस सिस्टम को ठीक करने के लिए फॉरेन कंट्रीज में जैसे कानून लाए जाते हैं, उस तरह का डिसिप्लिन लोगों को सिखाया जाता है, लोगों को अवेयर किया जाता है, तो वो चीजें, इसलिए लोग डिसिप्लिन हुए हैं। कोई भी देश के लोग ना कि एकदम से ही डिसिप्लिन पहले से होते, ऐसा नहीं माना जा सकता है। उसको सिस्टम में लाके ढालकर व्यवस्थाएं बनाई जाती है, और व्यवस्था बन सकती है अगर हम लोग इसी गरिमा से संदर्भ में, मैं थोड़ा अभी एकदम से याद आया तो मैं बताना चाहूंगा कि ये जात, जैसे मेघराज सिंह जी ने कहा कि जात पात के कारण या जिस जन्म पैदा हुआ तो भावना को ठेस पहुंचती है और मनोबल नीचे गिरता है। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को दीक्षा देकर हमारा जो गौरवशाली इतिहास है,
मूल निवासी बहुजन समाज का सम्राट अशोक से और बुद्धा से जो पहुंचा है, तब हमको क्या दिखता है आज? इंडस वैली सभ्यता है, मौर्यकालीन सभ्यता है, या सम्राट अशोक का भारत कितना महान देश था, आज उसके 7 टुकड़े किए ब्राह्मणों ने। भारत जो आज भौगोलिक रूप से है, जिसको हम देश कह रहे हैं, ये भौगोलिक सीमाएं नहीं है, सम्राट अशोक के जमाने की भौगोलिक सीमाएं देखो कि जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान से लेकर आगे बांग्लादेश से लेकर ये जितने बड़ा है, उतना बड़ा देश था, इतनी बड़ी भौगोलिक सीमा थी, वो एक राष्ट्र था, वो एक राष्ट्र था। उसको हम एक राष्ट्र बोल सकते हैं, जी लेकिन सर। ब्राह्मणवादी लोगों ने उसको 7 टुकड़े कर दिए और आज छोटे-छोटे देशों में तब्दील हो गए। जैसे आपने कुछ समस्याओं को गिनाकर कहा कि अगर ये समस्याएं हैं तो हम उसको राष्ट्र नहीं कह सकते, उसको देश कहना पड़ेगा। तो आप क्या मतलब भारत को आप क्या कहना चाहेंगे, राष्ट्र है या देश? नहीं, भारत में संदर्भ में दोनों चीजें, भारत में फिलहाल तो देश है, राष्ट्र का निर्माण करने के लिए ऑब्जेक्टिव बनाया ना, प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है, आप जिस पर डिस्कस हो रहा है, वो हासिल करने के लिए सारी प्रक्रिया है, आगे के जो आर्टिकल्स हैं उसमें अभी पूरी सारी चीजें हमें अप्रोच नहीं हुआ है, मतलब फुलफिल नहीं हुआ है, उसको फुलफिल करना की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, ये कह सकते हैं। पहले कुछ नहीं यानी था तो कि इतना हासिल हुआ है 50 साल में संविधान लागू होने के बाद, हम ये कह सकते हैं। यानी कि हम देश पर चलते-चलते उस राष्ट्र को हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं और उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और प्रस्तावना हमारा मार्गदर्शन कर रही है। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। ताकि जैसे हम लोग शिक्षित हुए या संविधान को पढ़ा या आर्टिकल्स पढ़ा, तो आज अब जो आर्टिकल 19 है उसका एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच हम लोग दे रहे हैं ना आज, वही बात है। जी सर, धन्यवाद। तो आज का जो प्रोग्राम है हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं क्योंकि हमारा समय भी अब हो चला है। और आप सभी का जुड़ने वाले अनिल जी, मिलिंद वानखेड़े जी, वाघमेरे जी, उमेश जी, आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारे दर्शकों का बहुत-बहुत धन्यवाद जो इस चैनल से जुड़े हुए हैं। और इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर करने वाले रवि माहे अम्बेडकर जी और दिलबाग सिंह जी को मैं धन्यवाद देती हूँ और साथ में हमारे ऑर्गेनाइजर मेघराज सिंह जी का भी बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखिए, रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं और हम अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे और संविधान की चर्चा को इसी तरीके से और आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद सर। ठीक है, जय भीम, जय भारत।